हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी यूनिट 7th यानी कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस। वेव्स एंड वाइब्रेशंस यानी तरंगे तथा कंपन। इस यूनिट में से आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में से सेक्शन सी में आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसमें से, और सेक्शन बी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, और सेक्शन ए के 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़िएगा मत। इसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं कम से कम उतने तैयार करके ज़रूर जाइए। आज की इस वीडियो हम आपके एग्ज़ाम में आए हुए 1-2 क्वेश्चंस लेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस यूनिट में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सरल आवर्त गति क्या होती है, इसकी समीकरण लिखो। इससे संबंधित आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति तथा कला को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2019 समर के एग्जाम में और 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? राइट इट्स इक्वेशन एंड एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिलेटेड टू इट। अब देखिए, 2019-20 के विंटर के पेपर में भी आपका एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया हुआ है। वो क्वेश्चन कहता है सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, इनमें देखिए आपको इसमें एक टर्म दिख रहा है सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सरल आवर्त गति क्या होती है, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ अदर मोशंस को भी जानना होगा, यानी कि कुछ अन्य गतियां भी हम जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे आवर्त गति, यानी कि व्हाट इज पीरियडिक मोशन, और दूसरी चीज देखेंगे हम कि दोलन गति क्या होती है, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, और फिर हम आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सपोज कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से स्कूल जाता है। सपोज वो सुबह 9 बजे निकलता है। ठीक है, और शाम को 9 बजे निकलता है वो घर से स्कूल के लिए, और शाम को 4 बजे वो घर वापस आता है। ठीक है, अगले दिन वो फिर सुबह 9 बजे फिर स्कूल को जाता है और फिर वापस आता है। तो देखिए, यहाँ पर वो स्टूडेंट एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, सुबह वो 9 बजे गया स्कूल को और शाम को 4 बजे घर आया, फिर सुबह फिर अगले दिन 9 बजे गया और फिर 4 बजे घर आया। तो यहाँ पर देखिए, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद वो स्टूडेंट अपना मोशन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं आवर्त गति यानी कि पीरियडिक मोशन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। आप सभी को पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ ही अपनी अक्ष पर भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। ठीक है, तो जो ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट जब वो मूव करती है, रोटेशन करती है, तो उसकी गति भी आप कहते हैं, उसकी गति भी एक आवर्त गति होती है, यानी कि एक पीरियडिक मोशन होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर वो टाइम कितना होगा। देखिए, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, तो आपको पता होगा उसी के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डे में वो एक रिवॉल्यूशन आपका कंप्लीट करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में वो चक्कर लगाती है। तो आप देखेंगे वहां पर अर्थ जो है सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वो फिक्स टाइम, जिसके बाद वो अपना मोशन फिर से रिपीट करती है। ठीक है, तो अर्थ का सन के चारों ओर घूमना भी कैसे मोशन का एग्जाम्पल है, एक पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस भी आपका पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप देखें मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, जो घड़ी की सुइयों की गति होती है वो भी एक आवर्त गति का उदाहरण है।
ठीक है। अब देखिए जो उसमें से आपकी घंटे वाली सुई होती है, आर क्लॉक होती है, वो उसका जो मोशन आप देखेंगे उसका मोशन भी एक पीरियडिक मोशन है, क्योंकि वो फिक्स टाइम के बाद फिर से उसी पाथ को रिपीट करता है। ठीक है। तो ऐसे ही मिनट की सुई का भी देखें तो वो भी पीरियडिक मोशन है, और सेकंड की सुई का भी मोशन कैसे कहलाएगा, पीरियडिक मोशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं अदर काइंड के मोशन की, जो है आपका ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि दोलन गति। अब ये दोलन गति किसे कहते हैं, देखिए अगर जैसे अभी आपको मैंने पीरियडिक मोशन पढ़ाया, तो पीरियडिक ऐसा पीरियडिक मोशन जो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन को आप क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि ये मोशन भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को, अपने पाथ को रिपीट करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो पार्टिकल होगा या जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेगा। ठीक है, यानी कि वो उसका जो गति है, उसका जो मोशन है वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बाउंडेड हो जाएगा, एक निश्चित बिंदु के आर पार आगे पीछे या ऊपर नीचे ही वो गति करेगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हर दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन हर आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। यानी ईच ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियडिक मोशन, बट नॉट एवरी पीरियडिक मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब ऑसिलेटरी मोशन के और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिए आपने जो वॉल क्लॉक देखी होगी जिसमें पेंडुलम होता है, तो उसका जो पेंडुलम होता है वो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे गति करता है। ठीक है, यहाँ पर पेंडुलम का पहले वो इनिशियली स्टेबल स्टेट में रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है, फिर एक साइड को जाता है, फिर बीच में आता है, फिर दूसरी साइड जाता है, फिर बीच में आता है। ठीक है, तो ये पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे आपका मोशन कर रहा है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, एक ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे वायलिन है या गिटार है या सितार है, तो उनकी स्ट्रिंग को अगर आप वाइब्रेट करते हैं तो उन स्ट्रिंग्स का मोशन भी कैसा होगा, एक ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, यानी कि दोलन गति होगी, वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे मोशन करेंगे। ठीक है, और डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद मोशन को रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर था मेन पोजीशन में, पहले एक और गया, फिर बीच में आया, फिर दूसरी ओर गया। ठीक है, फिर बीच में आ गया, तो यहाँ पर इसका एक मोशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर फिर उसके बाद वो तुरंत दूसरा मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद मोशन रिपीट हो रहा है और एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल, स्विंगिंग ऑफ द स्विंग। जो झूला होता है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें जहां पर झूला दृढ़ आधार से लटका हुआ होता है, वो उसकी, जब झूला रुका हुआ है, जब उसमें कोई बच्चा नहीं बैठा है, तो वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। जब उसपे बच्चा बैठ के उस पर झूलने की कोशिश करता है, तो तब उसका जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, तब वो फिक्स पॉइंट के पीछे जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर बीच में आएगा। तो इस तरह से उसका मोशन किसका एग्जाम्पल होगा, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि सरल आवर्त गति पर। तो सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो आपके ऑसिलेटरी मोशन का ही एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, यानी कि सरल आवर्त गति एक दोलन गति का ही एक विशेष उदाहरण, एक विशेष स्थिति है, एक स्पेशल केस है। ठीक है, और इसे आप डिफाइन कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक दृढ़ आधार से एक रस्सी को लटकाया है, नीचे एक भारी धातु का गोला लटकाया है, और आप जानते हैं इस अरेंजमेंट को कहते हैं सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। ठीक है, अब इस सिंपल पेंडुलम को, अगर ये इसकी मान लिया जाए मीन पोजीशन है, इसको नाम दे देते हैं ओ। अब इसे मान लिया जाए मैं इसको पीछे ले जाके यहाँ पर ए पॉइंट तक ले जाती हूँ बॉल को। ठीक है, और उसको छोड़ देती हूँ, तो क्या होगा, ये पहले तो आपने यहां से यहां तक विस्थापित किया है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर ले जाके आप इसे छोड़ देते हैं, तो बॉल वापस, जो आपका बॉब है, मेटेलिक बॉब है, वो वापस ओ तक आता है, फिर ओ से वापस दूसरी
दूसरी ओर को चला जाता है। इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, पहले वो ओ पर था, आपने उसे विस्थापित करके आप उसे ए तक ले गए। अब क्या हुआ, उसे आपने वहां पर छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद वो ए से वापस ओ तक आया, फिर ओ से जाएगा वो ए डैश तक, ठीक है। फिर ए डैश से वापस आएगा ओ तक, और फिर इसका एक मोशन, एक चक्कर, एक कंपन पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से फिर ये अपना मोशन फिर रिपीट करेगा, फिर ये ओ तक जाएगा, ए तक जाएगा, फिर ओ तक आएगा, फिर ए डैश तक जाएगा, ठीक है। यानी पहले ओ से ए तक भेजा आपने इसे, ठीक है, फिर वो ए से ओ तक आया, ठीक है, फिर ओ से ए डैश तक गया, ठीक है, फिर ए डैश से ओ तक आया, ठीक है। तो यहां तक देखिए, यहां ओ से ए तक आने में और फिर वापस बीच में ओ तक आने में इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, 1 वाइब्रेशन या 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और यहां पर इस स्थिति में देखिए, ये जो मेटेलिक बॉब था, ठीक है, जो धातु का गोला था, उसकी गति कैसी है, उसकी गति एक दोलन गति है यहाँ पर अभी पहले, ठीक है। ये आपने क्या किया, इसको इधर ले गए, तो ये इस मीन पोजीशन, इसको कहते हैं हम साम्य स्थिति, इसके आगे और पीछे, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है ये, ठीक है, आगे पीछे। पहले यहाँ गया ए तक, फिर यहाँ से ए डैश तक गया, फिर वापस आया, ठीक है। तो ये एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे जो मोशन हो रहा है, ये एक तरह से एक ऑसिलेटरी मोशन हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दरअसल होता क्या है, जब आप इस बॉल को इस ए पॉइंट तक ले जाते हैं, तो ये यहाँ पर जो है उस पर एक, इस बॉल पर एक फोर्स काम करता है, जो फोर्स इसे वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। यानी इस बिंदु पर जब आप बॉल को लाके छोड़ते हैं, तो वहां पर उस बिंदु पर एक बल, उस बॉल पर एक बल कार्य करता है, जो उसको वापस ओ तक लाने की कोशिश करता है, और उस फोर्स को नाम देते हैं, उस फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो यहां पर जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये इसे मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब सपोज आपने ओ से ए तक बॉल को जो डिस्प्लेस किया था, वो डिस्प्लेसमेंट, वो दूरी, वो डिस्प्लेसमेंट जो था वो मान लीजिए स्मॉल एक्स का था। अब देखिए यहाँ पर जो ये फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट, इस बॉल पर लगता है, वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर को होती है, ठीक है, इधर को होती है। तो सरल ऐसी गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति कैसी गति है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, और उस समय उस वस्तु पर जो बल कार्य करता है, प्रत्यानयन बल, वो प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और उसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। यानी कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल है वो एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, और उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स उस समय वर्क करेगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर को होगी, ठीक है। आशा है आपको यहाँ पर सरल आवर्त गति का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मेन जो आपका क्वेश्चन था, वहां पर हम एक अलग तरीके से सरल आवर्त गति को समझने की फिर से कोशिश करते हैं। वहां पर हम एक सर्कल लेंगे और सर्कल में देखेंगे कि हमें क्या कोई मोशन ऐसा है जो हमें वहां पर सरल आवर्त गति दे सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सरल आवर्त गति वृत्तीय गति के प्रक्षेप के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिंपल से शब्दों में अब हम सरल आवर्त गति को एक वृत्तीय गति के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि वृत्तीय गति का जो प्रक्षेप होगा वो कैसे हमें सरल आवर्त गति देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है,
बीच में इसका सेंटर है O, इस सर्किल की रेडियस हम लेंगे स्मॉल a, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने a लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किल के हम दो डायमीटर लेते हैं। एक डायमीटर है a डैश, यानी कि पहला व्यास है a डैश, और दूसरा व्यास यानी डायमीटर हम लेंगे b डैश, ठीक है। अब सपोज कोई एक पार्टिकल हम यहाँ पर लेते हैं जो कि पॉइंट P पर है, ठीक है। एक कण है वो बिंदु P पर स्थित है और वो इस सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लिया जाए जिस समय पार्टिकल पॉइंट P पर था, ठीक है, उस समय ये इस मीन पोजीशन, ये OA मान लिया जाए, ये जो इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, पहले ये यहाँ था, कुछ समय के बाद ये यहाँ P पर पहुंचा होगा, ठीक है। तो A बिंदु से P बिंदु तक पार्टिकल पहुंचा होगा और मान लीजिए ये A से P तक पहुंचने में इसने केंद्र पर थीटा नाम का कोण अंतरित किया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा कोण अंतरित करता है सेंटर पर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो पार्टिकल जो है आपका P पॉइंट पर था, जो आपका कण P बिंदु पर था, यहाँ पर से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस BB डैश व्यास पर। इस डायमीटर BB डैश पर हमने एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया PQ नाम का, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये जो P बिंदु था वहां पर से आपने एक परपेंडिकुलर डाला इस BB डैश पर, और अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो परपेंडिकुलर डाला था इसका फुट पॉइंट पाद बिंदु है आपका Q, ठीक है। अब हम देखेंगे ये फुट पॉइंट Q जो है, क्या इसका मोशन हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा, ठीक है। तो अब देखिए, पार्टिकल तो आपका इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से चलने वाला है, ठीक है। तो हम देखेंगे उस समय जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तब ये क्यू पॉइंट जो है वो इस BB डैश व्यास पर किस तरह से गति करता है, BB डैश डायमीटर पर किस तरह से मूव करता है, ठीक है। अब देखिए, जिस समय पार्टिकल P पर पॉइंट पर था, तब उस समय फुट पॉइंट, इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट Q है। अब कुछ समय के बाद ये पार्टिकल P से सपोज पहुंच जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर पार्टिकल अगर पहुंच जाएगा और यहाँ से आप फिर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंब डालेंगे उसका फुट पॉइंट फिर से Q लिख लेती हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए, जिस समय पार्टिकल P पॉइंट पर था उस समय ये यहाँ पर था फुट पॉइंट, और जिस समय पार्टिकल घूम के यहाँ पर पहुंचा उस समय उसके परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया। अब जिस समय पार्टिकल इस B बिंदु पर पहुंच जाएगा उस समय ये Q पॉइंट जो है, ये फुट पॉइंट जो है Q, वो B से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा, एक बार फिर से सुनिए, इसका मोशन अब इधर को जाएगा तो तब, ठीक है। अब इस B पॉइंट से चलकर पार्टिकल आपका P वाला पार्टिकल A डैश पर पहुंच जाता है मान लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर से जो परपेंडिकुलर डाला होगा उसका फुट पॉइंट कहां पर होगा, O पर, ठीक है। अब उसके बाद पार्टिकल चलते चलते यहां पर पहुंचेगा, तो उससे परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो उसका फुट पॉइंट कहां पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टिकल यहां से चलता हुआ जाएगा, उसका फुट पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में जब पार्टिकल जो कण है वो चलता चलता B डैश पर पहुंचेगा तो फुट पॉइंट भी कहां पर पहुंच जाएगा, B डैश पर, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या हुआ, जब पार्टिकल P पॉइंट पर था तो फुट पॉइंट था यहाँ पर, जब पार्टिकल B पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है, तो उसका फुट पॉइंट भी B से कोइंसाइड हो गया, और जैसे ही पार्टिकल B से A डैश तक आया, इसका फुट पॉइंट कहाँ पहुंच गया, O में पहुंच गया, है ना। इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए, जब सपोज मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था बिंदु A से, जब पार्टिकल बिंदु A से बिंदु B तक गया, ठीक है, बिंदु A से बिंदु B तक गया कौन, पार्टिकल। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया, पहले गया वो A से B तक, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक घूमा, उसका फुट पॉइंट कैसा मूव कर रहा है, यहाँ पर से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। Q यहाँ पर था तो सबसे पहले वो कहां पर होगा, O पर, ठीक है। और जैसे ही पार्टिकल आपका ऊपर पहुंचा, ठीक है, तो उसमें फुट पॉइंट भी कहां पर पहुंच गया, B पर पहुंच गया, ठीक है। तो जब पार्टिकल A से B तक जा रहा था तो उस समय परपेंडिकुलर का जो फुट पॉइंट
क्यू है वो क्यू पॉइंट आपका ओ से बी तक गया, ठीक है। अब जब पार्टिकल आपका बी से ए डैश तक आ रहा है, बी से ए डैश तक आ रहा है, उस समय आपका फुट पॉइंट, मैंने कहा यहां पर था पार्टिकल, तो फुट पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। फिर यहां पर था तो यहां जाएगा, फिर यहां पर था तो यहां जाएगा फुट पॉइंट, यहां पर था तो फुट पॉइंट यहां पर जाएगा। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे पार्टिकल बी से ए डैश आ रहा है, ऊपर क्यू जो है फुट पॉइंट वो बी से वापस नीचे ओ तक आ रहा है, ठीक है। तो बी से वापस ओ तक आ जाएगा। अब उसके बाद जब पार्टिकल आपका ए डैश से बी डैश तक जाएगा, जब पार्टिकल कहाँ जाएगा, ए डैश से बी डैश तक जाएगा, उस समय आपका जो फुट पॉइंट होगा वो ऊपर ओ से बी डैश जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब पार्टिकल आपका बी डैश से ए तक जाएगा, उस समय आपका फुट पॉइंट आप देखेंगे वो बी डैश से वापस ओ तक चला जाएगा। तो यहां पर देखिए, जब पार्टिकल आपका एक पूरा चक्कर लगा रहा था इस वृत्तीय पथ पर, जब आपका पार्टिकल एक पूरा सर्कुलर मोशन का एक रिवॉल्यूशन कर रहा था, एक पूरा रिवॉल्यूशन ले रहा था, उस समय आपका जो ये फुट पॉइंट क्यू था वो ओ से बी, बी से ओ से बी डैश और बी डैश से वापस हो जा रहा था, ठीक है। आशा है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको एक बार कॉपी में खुद बना के समझने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ में एक चक्कर पूरा लगाया, उस समय जो फुट पॉइंट था उसके परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट क्यू था, वो क्यू ओ से बी जा रहा था, बी से ओ आ रहा था, फिर ओ से बी डैश, फिर बी डैश से ओ, यानी ओ के ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो फुट पॉइंट क्यू इस ओ पॉइंट, यानी ये इसके लिए हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ये इसकी हो गई साम्य स्थिति। साम्य स्थिति के ऊपर नीचे मोशन कर रहा था, ठीक है। तो ये मोशन कैसा कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जिस समय पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, उस समय उस पार्टिकल से उस वृत्त के व्यास पर, यानी उस सर्कल के डायमीटर पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, उसका फुट पॉइंट क्यू यानी पाद बिंदु क्यू वो दूसरे उसी व्यास पर सरल आवर्त गति करने लग जाएगा। देखिए ये डेफिनेशन यहाँ पर लिख भी दी है। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान वेग से चक्कर लगाता है, तब उस कण से वृत्त के किसी व्यास पर डाले गए लंब के पाद बिंदु की सरल रेखीय गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। When a particle moves on a circumference of a circle with a uniform velocity, then the perpendicular then the foot point of the perpendicular drawn from that particle on any diameter that motion is known as सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जब पॉइंट आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तब उस समय उस पार्टिकल से उस सर्कल के डायमीटर पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। यानी पार्टिकल कहाँ चल रहा है, पार्टिकल तो चल रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन जो है आपका जो उससे आप जो परपेंडिकुलर डालते हैं डायमीटर पर, उसका फुट पॉइंट क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये सरल आवर्त, ये क्यू जो है, ये क्यू नाम का फुट पॉइंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होगा, यानी कि उसका विस्थापन समीकरण क्या होगा या फिर उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। फिर हम उस विस्थापन के बाद हम देखेंगे कि उस कण का आयाम क्या होगा, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और देखेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, यानी कि इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब देखिए जो वो सर्कल वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें मान लीजिए आपका कण यानी कि पार्टिकल जो है बिंदु आपके ए से गति करना प्रारंभ करता है, और मान लीजिए वो टी सेकंड के बाद
ठीक है, स्मॉल टी सेकंड के बाद वो पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए तब मान लिया जाए वो ए से इस पॉइंट पी तक पहुंचने में इस यहाँ पर सेंटर पर एक एंगल बनाता है, एक कोण अंतरित करता है थीटा नाम का। ठीक है, तो ये थीटा क्या होता है, आपने सर्कुलर मोशन अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो तब आप जानते होंगे कि उस समय कोणीय वेग की गणना हम कैसे करते हैं। कोणीय वेग उस समय होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। थीटा क्या था, कोणीय विस्थापन बट्टे समय। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी होती है। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये कैसी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए ओमेगा इक्वल्स थीटा अपॉन टी आपने लिखा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर लिख लिया थीटा बराबर ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए तो हम अब ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो फुट पॉइंट क्यू था, इस क्यू का विस्थापन कितना होगा। विस्थापन मतलब वो मीन पोजीशन ओ से कितनी दूरी पर है। मान लीजिए ओ से इस क्यू पॉइंट तक की दूरी ओ क्यू कितनी है, वाई है। तो हम लिखेंगे ये वाई क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ओ क्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा। अब देखिए जो ओ क्यू है इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे निकलेगा, देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पी से आपने इस बी बी डैश नाम के डायमीटर पर परपेंडिकुलर डाला था पी क्यू नाम का, यानी बी बी डैश व्यास पर आपने पी क्यू लंब डाला था। तो यहाँ पर देखिए आप ये जो लाइन है ये ओ ए और क्यू पी ये दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक तिर्यक रेखा ओ पी काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा, यहाँ पर भी वो एंगल थीटा होगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो वो वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल हम अगर लें, ट्राइंगल त्रिभुज ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ क्यू पी में, ट्राइंगल ओ क्यू पी में आप देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर पता है तो साइन कॉस टेन के लिए आप लंब आधार और कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में एक रिलेशन आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखूं साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर ये देखिए ये कोण कैसे, ये लंब था ना, तो ये ना एंगल है 90 डिग्री का। और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ओ क्यू पी, त्रिभुज ओ क्यू पी ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा वाई, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ओपी। ओपी कितनी है, ओपी मतलब क्या है, इस सर्किल की रेडियस, त्रिज्या। ओपी क्या है सर, इस वृत्त की त्रिज्या, और उस त्रिज्या को हमने लिया था स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा अभी आपको पता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, वाई अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ओपी यानी कि ए। तो यहाँ पर देखिए आपने लिख लिया साइन थीटा बराबर वाई अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए कितना आ गया, वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो साइन थीटा बराबर वाई अपॉन ए, तो वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ओपी कितना था आपका, ओपी था ए साइन थीटा। ठीक है, और देखिए थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर हमने बताया था ओमेगा टी। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। और यही सरल आवर्त गति का समीकरण होता है, यानी कि इट इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है, या सिंपली सरल आवर्त गति का समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने जरूरी है जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। पहला तो यही पूछा था कि सरल आवर्त गति का समीकरण लिखिए, तो ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप दूसरी चीज देखेंगे, आयाम, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए 1। ये जो इक्वेशन 1 है आपकी, इस इक्वेशन 1 में देखिए ये जो साइन है, साइन के साथ कौन सा एंगल लगा हुआ है, ओमेगा टी नाम का एंगल। ठीक है, पहले ये एंगल था थीटा, थीटा की जगह पर हमने उस एंगल को नाम लिख दिया ओमेगा टी। तो ओमेगा टी
कि साइन ओमेगा टी की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखिए साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है, आपने साइन के एंगल्स अगर पढ़े होंगे तो साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, फिर 30 डिग्री पर हाफ होता है। तो आप देखेंगे साइन जो है वो अधिकतम वैल्यू कितनी ले सकता है 1। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 हो सकता है। तो उस समय y बराबर कितना हो जाएगा a, यानी कि जिस समय साइन ओमेगा टी 1 होगा उस समय जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है वो कितना होगा a। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब ये o बिंदु से b तक की हम डिस्टेंस लेंगे, यानी ये त्रिज्या o से b तक की दूरी त्रिज्या ही तो कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी ना। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा q का, सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो हमने y लिया था, नॉर्मल विस्थापन लिया था y। मैक्सिमम ये कितना दूर तक जा सकता है, ये पार्टिकल ये जा सकता है पॉइंट बी तक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल a। तो y बराबर कितना होगा a। ठीक है, तो देखिए ये अधिकतम विस्थापन जो है वो अधिकतम विस्थापन कहलाता है आपका उस पार्टिकल का आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल executing simple harmonic motion from its mean position on either side is defined as amplitude। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, किसी कण का साम्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। तो यहाँ पर देखिए इस क्यू नाम के पॉइंट के लिए, क्यू नाम के पार्टिकल के लिए यहाँ पर ओ से बी तक की दूरी ही क्या होगा, इसका आयाम, यानी ये दूरी इसके लिए क्या कहलाएगी, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम ये कण क्यू से यहाँ ओ पॉइंट से कितना दूर जा सकता था, बी तक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यानी कि स्मॉल ए इस क्यू नाम के फुट पॉइंट के लिए एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज इसने पूछी थी एग्जाम में, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड किसे कहते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी वस्तु या कण द्वारा एक आवर्त पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको जो समय लगता है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने देखा कि जो फुट पॉइंट था वो ओ से पहले ऊपर जा रहा था आपके बी बिंदु तक, फिर बी से वापस ओ तक आ रहा था, फिर नीचे बी डैश तक जा रहा था, फिर वापस ओ तक आ रहा था। तो ओ से बी तक जाने में, बी से ओ तक आने में, ओ से बी डैश तक जाने में, फिर बी डैश से वापस ओ तक आने में क्या कहलाएगा, इसका एक चक्कर पूरा होगा। और इतना काम करने में जो इसका टाइम लगेगा उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, अब उस सर्कल को आप एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। तो वहां पर आप देखिएगा कि जिस समय कण पी, जो पी आपका जो पार्टिकल था वो अगर सर्कल के में चक्कर लगा रहा है एक चक्कर पूरा, तो उस समय वो एक पूरा चक्कर लगाने में सेंटर में कितना एंगल बना सकता है, सेंटर में वो अंतरित कर सकता है। देखिए यहाँ पर सर्कल में बना देती हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका पार्टिकल था पी नाम का पार्टिकल इस सर्कल में अगर रिवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था, तो यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए कुछ बनाता है थीटा। पहले आपने कहा था यहाँ पर है ये पार्टिकल, तो ये एंगल बना रहा था थीटा। ये पार्टिकल जब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये टोटल कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर पहुँच जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। 90 इतना हो गया और 90 इतना हो गया, 180 डिग्री। और फिर यहाँ पर बनाएगा 270 डिग्री, फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आएगा तो फिर यहाँ पर बनाएगा टोटल 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं 2 पाई। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो जब पार्टिकल एक चक्कर पूरा लगा रहा है सर्कल के ऊपर, तो उस समय वो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई का। ठीक है, तो आप देखिए अगर कोणीय वेग की अगर हम बात करते हैं तो कोणीय वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय होता है। तो विस्थापन यहाँ पर कितने का हुआ है, 2 पाई का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 2 पाई का। ठीक है, तो 2 ओमेगा इक्वल्स 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो वो टी जो होगा वो टी होगा उसका टाइम पीरियड। चलिए दूसरे शब्दों में से यहाँ पर देखें तो कण पी द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय टी बराबर कितना होगा, एंगल अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। जो आप पढ़ते हैं
ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी पढ़ते हैं ना, वहां पर से ही हमने टी बराबर लिख लिया है थीटा अपॉन ओमेगा। देखिए टी बराबर लिखेंगे, टी इधर ले आएंगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर आप लिखेंगे थीटा अपॉन ओमेगा। तो थीटा क्या है, कोण, एंगल, अपॉन ओमेगा क्या है, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो टी बराबर थीटा अपॉन ओमेगा लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फाइनली आ जाएगा, थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो क्यू पॉइंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल्स 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आवर्तकाल किसे कहते हैं, कोई भी कण या पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो उसके द्वारा एक आवर्त पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर कण जो पार्टिकल p जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था वो, देखिए हमने कहा कि वो जो है टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में एक चक्कर पूरा लगा रहा था। ठीक है, और उसमें सेंटर पर लगा रहा था 2 पाई का एंगल। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि वो कण p एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या यानी एक सेकंड में पार्टिकल कितना सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर सकता है, तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं n से, स्मॉल n से। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल होती है, तो स्मॉल n इक्वल्स 1 अपॉन कैपिटल T। ठीक है, अब t की वैल्यू लिखी थी आपने 2 पाई अपॉन ओमेगा, उसे यहाँ रख दीजिए तो मिल जाएगा n इक्वल्स ओमेगा अपॉन 2 पाई, या फिर ओमेगा बराबर 2 पाई n भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए एक चक्कर लगाने में लिया गया, एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय होता है आवर्तकाल, और एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या होती है आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है कंपन पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। ठीक है, ये दोनों ही इसकी क्या है, यूनिट है। अब चलिए, अब नेक्स्ट चीज जो एग्जाम में पूछी गई थी उसको देख लेते हैं, यह है कला यानी कि फेज। अब फेज दरअसल होता क्या है, फेज कुछ नहीं है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो आपको ये बताती है कि कोई पार्टिकल किसी समय किस पोजीशन पर है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो तब जो उसका फेज होता है वो फेज ये बताता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है और पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी क्षण पर कंपन करते हुए कण की कला उस क्षण पर कण की स्थिति तथा गति की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि फेज क्या होता है, फेज केवल किसी वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल की पोजीशन को बताता है या डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए जैसे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वो पार्टिकल घूमते घूमते इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, ए से बी तक जब वो पहुंचा तो वो सेंटर पर कितना एंगल बना लेगा, सेंटर पर वो बना लेगा टोटल 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो ये 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री या फिर π/2। तो ये π/2 जो है ये क्या है, उस पॉइंट बी पर उस पार्टिकल का फेज। ठीक है, तो बिंदु बी पर कण की कला थीटा बराबर क्या होगा, π/2। तो थीटा जो चीज है वो यहाँ पर उस पार्टिकल के लिए फेज का काम कर रहा है, यानी उसकी पोजीशन को भी बता रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बताने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो एग्जाम में तो नहीं आई है लेकिन आपको जानना जरूरी है। देखिए सपोज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई कण है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने पहला वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें पार्टिकल मैंने माना था यहाँ पर है। ठीक है, पी पॉइंट पर है। अब मान लीजिए शुरू में पार्टिकल, उस समय हमने शुरू में ये माना था कि पार्टिकल ए पर था, कुछ समय के बाद पी पर पहुंचा था। अब हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि माना पहले पार्टिकल था पी पर और अब वो कुछ समय के बाद पी डैश पर पहुंच जा रहा है टी टाइम में। ठीक है, तो देखिए
अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ ए पर होता और पी तक गया होता तो ये यहाँ पर सेंटर पर कोण बनाता फाई नाम का। मैं इसको लिख रही हूँ फाई, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टिकल पी पर था और कुछ समय के बाद पी डैश पर पहुंच जाता है टी टाइम में। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कोण अंतरित होगा थीटा, थीटा बराबर कितना होता है ओमेगा। देखिए थीटा जो होता है उसको आप ओमेगा के टर्म में अगर लिखें तो ओमेगा होता है आपका थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा ओमेगा इंटू टी, ठीक है। ओमेगा बराबर कोणीय वेग की डेफिनेशन पता होगी, ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बट्टे समय यानी थीटा अपॉन टी। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो ये पी से पी डैश तक जाने में जब ऐसे टी टाइम लगा था तब उस समय उसने यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बनाया था वो होगा ओमेगा टी, ठीक है। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि यहाँ पर जो इस पॉइंट से हम फुट पॉइंट क्यों डालेंगे उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर देखें तो उसका विस्थापन समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल इस पॉइंट पर था, ठीक है। यहाँ पर से एक तिर्यक रेखा ये डाली हुई है, तो ये दोनों ओ ए और क्यू पी डैश दो समांतर रेखाएं हैं और ओ पी डैश एक तिर्यक रेखा है। तो ये देखिए ये कोण किसके बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर, यानी कि ये एंगल होगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो जैसे आपने वहां पर काम किया था प्रीवियस पेज में, वहाँ वैसे ही हम यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो हमें y बराबर कितना मिल जाएगा, वहां पर मिलता था a साइन थीटा और थीटा यहाँ पर क्या है आपका ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आ जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखिए यहाँ पर जो ये फाई है, ये फाई उस पार्टिकल का इनिशियल फेज कहलाता है, यानी उस कण की प्रारंभिक कला। इस इक्वेशन को बताने का मतलब के मकसद केवल इतना ही था कि पार्टिकल का मोशन अगर किसी और पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो तो तब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, ठीक है। जनरली एग्जाम में आता है, तो आप अभी तक जो ये कला तक कराया आपको ये चीज, तो यही लिखिएगा वहां पर, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको हम देखेंगे इस यूनिट 7th के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी तक ये जो मैंने आपको ये इस वीडियो में जो ये पूरा डेरिवेशन और कई चीज़ें बताई, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।